हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज हम हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन से ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर आपको आ गई तो ऐसे समझ लीजिए कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो टर्म है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मौजूद जो सेंट्रल मेटल आयन होता है और जो लिगैंड होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है और जो लिगैंड होता है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब लिखता हूँ, जब मैं इसको क्या में लिखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब मैं सेंट्रल मेटल आयन और उससे जुड़े हुए लिगैंड को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, तो जो कॉम्प्लेक्स मुझे मतलब जो पूरा फार्मूला जो मुझे हासिल होगा, उसी फार्मूले को, उस ज़ाब्ते को मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहूँगा। जैसे इससे पहले का जो लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिस्प्लेटिन नाम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया था, है ना। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्लेटिनम जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसमें 2 NH3 और 2 Cl जो हैं वो कैसे होते हैं, लिगैंड के तौर पर मौजूद होते हैं। तो उन तीनों चीज़ों को, यानी सेंट्रल मेटल आयन, प्लेटिनम, 2 NH3 लिगैंड और 2 Cl लिगैंड, इन तमाम को क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ इस तरह से। प्लेटिनम NH3/2 Cl2। तो ये जो पूरा कंपाउंड, जो पूरा फार्मूला जो मुझे मिला है, इसी फार्मूले को मैं कहता हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड को लिखा जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप देखें, इस कंपाउंड के अंदर ये जो फार्मूला लिखा है, इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, मैं क्या कहूँगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन मौजूद है, प्लेटिनम मौजूद है, 2 NH3 मौजूद है और 2 Cl मौजूद हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशन क्या हो गई, जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो जो फार्मूला हासिल होता है, इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको नजर आ रहा है तो आप कहोगे कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी ये टर्म थी। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टर्म। देखो, एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जब कोई भी चार्ज मौजूद हो, जैसे अगर आप यहाँ देखें तो मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 चार्ज है ना। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आयनिक फॉर्म में मौजूद है ना, आयन के फॉर्म में मौजूद है, तो इसीलिए मेरा पूरा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाएगा। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज मौजूद हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ये जो चार्ज मौजूद होता है, अभी आप याद रखेंगे, मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसकी वजह से हम पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। अब ये जो चार्ज होता है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है, इसी चार्ज को हम जो है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो कितना है, -4 है। ठीक है,
तो आप ये कहोगे कि इस कंपाउंड के अंदर जो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है वो कितना है, -4 है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है कि ये जो चार्ज नंबर होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आता है, हम इसे क्या कहते हैं, चार्ज नंबर कहते हैं। और ये चार्ज नंबर जो होता है ये मेटल एटम जो होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड होता है, इनके चार्ज को जब आप प्लस कर देते हो, मतलब इन तमाम के चार्जेस का जब आप एडिशन कर लेते हो, तो जो चार्ज आता है वही आपका चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। रिपीट कर रहा हूँ बात को। जब आप सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी जो उसके ऊपर चार्ज हैं, उसके चार्ज और जो लिगेंड के ऊपर जो चार्ज हैं, वो तमाम चार्जेस को जब आप प्लस कर लेते हो, उन तमाम चार्जेस का जब एडिशन कर लेते हो, तो जो पूरा मतलब जो पूरा आपको चार्ज हासिल होता है, उसी चार्ज को आप क्या कहोगे, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कहोगे। जैसे यहाँ जो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स -4 आया है, वो कैसे आया पता है आपको? मेरा जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2। कितना चार्ज है? +2। तो देखिए मैंने कहा आपको कि जो चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस लिगेंड, मतलब चार्ज ऑन लिगेंड। जितने भी चार्ज जो लिगेंड्स होंगे उन तमाम के चार्जेस को आप क्या करोगे, उसमें जो है एडिशन कर लोगे। तो चार्ज ऑफ लिगेंड्स, जो भी आपके लिगेंड्स हैं उन तमाम के चार्जेस को आप क्या कर लोगे, उसका एडिशन कर लोगे, उसको आप प्लस कर लोगे। तो हमारा जो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स है उसका फार्मूला क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस चार्जेस ऑन लिगेंड। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखें आप कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स था, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यानी चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन कितना है, +2 है। ठीक है, तो लिख लेता हूँ मैं, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मेरा है +2, चार्ज नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन कितनी है, +2 है। प्लस अब लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है, तो मैंने आपका जो प्रीवियस मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें आपको बताया था और बहुत ही उसके ऊपर जोर देकर आपको कहा था कि जो लिगेंड है इनके ऊपर चार्ज आप ज़रूर याद करें। तो जो साइनो जो लिगेंड है, साइनिडो या साइनो जो लिगेंड जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो 6 साइनो पर कितना चार्ज हो गया, -6, एक पर -1, तो 6 पर कितना हो गया, -6। तो हम क्या कर लेंगे इसको, -6। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, +2, बोलिए +2 -6 इज इक्वल टू कितना आएगा, -4, है ना। देखिए -4 ये आया मेरा चार्ज नंबर, देखिए आप कितना आया, -4। तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के चार्जेस का जब आप एडिशन करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने क्या किया, मेरे सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज और यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड्स के चार्जेस का एडिशन कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया है, मेरा चार्ज नंबर मिल गया है। पूरी बात समझ में आई है, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि काउंटर आयन किसे कहते हैं। देखिए मैंने इससे पहले जब आपने अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हूँ कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये चार्ज किस वजह से आया है, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के चार्जेस की वजह से चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आया है। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या तो प्लस चार्ज का होगा या तो वो माइनस चार्ज का होगा। तो इसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आ जाता है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या इससे निगेशिएट करने के लिए, क्योंकि हमको पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा बनाना है, न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, आयनिक फॉर्म में जो है कॉम्प्लेक्सेस मौजूद मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं, तो उसको न्यूट्रल हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके साथ कौन जुड़ जाते हैं, आयन जुड़ जाते हैं, अपोजिट चार्ज वाले आयन जुड़ जाते हैं। जैसे इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स था उसमें आपने देखा होगा, जैसे यहाँ देखें आप, तो मेरा चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना है, -4,
कितना है चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स -4, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना है -4। तो अब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस चार्ज को निगोशिएट करने के लिए यहाँ क्या होगा, इसके अपोजिट चार्ज वाले यहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज था तो इससे पॉजिटिव चार्ज वाले यहाँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पोटेशियम जो है चार्ज जो है, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 होता है, तो चार से निगोशिएट करने के लिए, चार को न्यूट्रलाइज करने के लिए, चार माइनस जो है चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पोटेशियम जुड़ जाएंगे, 4 पोटेशियम वहाँ जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ 4 पोटेशियम जुड़ गए हैं। तो यही जो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयन मौजूद होते हैं, इन आयन्स को हम काउंटर आयन कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद आयन होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर मौजूद चार्ज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जस्ट पहचानना है आपको कि काउंटर आयन कौन है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आप क्या देखोगे, आयंस को देखोगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयंस आपको नजर आ जाए तो आप पहचान जाओगे कि यही वो कौन है, काउंटर आयन है, ठीक है। एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर इस कॉम्प्लेक्स को आप देखें, CONH3/6 Cl3। देखिए यहाँ अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मेरा ये है, क्योंकि मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज होती है हम इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया आपका। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन मौजूद है, Cl मौजूद है। तो यही Cl को हम क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। तो यहाँ Cl जो है वो कौन है, काउंटर आयन है, ठीक है। बाकी जो NH3 जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मौजूद है वो कौन है, लिगेंड है, ठीक है। आपको पता है यहाँ जो है ये 3 Cl ही क्यों जुड़े हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो काउंटर आयन होते हैं वो क्या करते हैं, जो चार्जेस होते हैं उसके न्यूट्रलाइज करते हैं। चलो देखते हैं। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का हम आयोनाइजेशन करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं। ये तरीका भी आप सीख लें आयोनाइजेशन करने का। मैंने आपको जब इसका प्रीवियस लेक्चर लिया था वहाँ बताया था कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन करते हैं तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद जो चीज़ होती हैं जिसे हम अभी काउंटर आयन कहते हैं, वही जो है आयोनाइज होती हैं। बाकी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, मेन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर के कोई भी आयन आयोनाइज नहीं होते हैं। तो चलिए इसका आयोनाइजेशन लिखते हैं। किस तरह से आप इसका आयोनाइजेशन करेंगे, आप इस कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन इस तरह से करोगे कि CONH3/6 Cl3। अगर मैं इसका आयोनाइजेशन करूं तो कौन अलग होगा, ये तो एक पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा, उसके अंदर हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और 3 Cl वहां से अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका CONH3/6, ठीक है। और चार्ज कितना लगेगा, +3। कितना चार्ज आएगा, +3, क्योंकि मेरा जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और जो NH3 है वो कैसा है, न्यूट्रल है। NH3 कैसा है, न्यूट्रल है। तो जो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, मैंने आपको इससे पहले बताया हूँ। जो चार्ज नंबर होता है, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज जमा लिगेंड का चार्ज। तो सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज कितना है, +3 है, ठीक है। और NH3 जो अमीन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, +3 + 0 = +3। तो हमारा जो चार्ज नंबर आया वो कितना है, +3 आया है। तो इसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ कौन जुड़ा हुआ रहेगा, 3 Cl- आयन जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो इसका आयोनाइजेशन इस तरह से आपको करना है। अगर आपको इस तरह से पूछ लिया कि भैया इस कंपाउंड का आयोनाइजेशन आप करके बताओ, ठीक है, तो आप आयोनाइजेशन किस तरह से करोगे ये आपको मैंने बता दिया हूँ कि आप क्या करोगे। जब आयोनाइजेशन करोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जैसा कि वैसा ही आप लिख लोगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन को जैसे कि वैसे जो है उसका आयोनाइज कर लेंगे। तो यहाँ 3 Cl जो थे वो 3 Cl क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। 3 Cl क्या हो जाएंगे,
पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ काउंटर आयन जो होता है उन्हीं का आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि 3Cl किस वजह से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +3 है, तो उसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3Cl वहाँ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप ज़रा उसको सॉल्व करके देखें, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कैन यू राइट आयोनाइजेशन ऑफ NiNH3/6Cl2 एंड आइडेंटिफाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया है NiNH3/6Cl2, इसका आपको आयोनाइजेशन करना है, ठीक है, और आयोनाइजेशन करने के बाद आपको ये पहचानना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कौन सा काउंटर आयन है। तो चलिए इसका आयोनाइजेशन हम करते हैं। देखिए ये कॉम्प्लेक्स का जब मैं आयोनाइजेशन करूंगा, ठीक है, NiNH3/6Cl2, अब इसका अगर मैं आयोनाइजेशन करूंगा तो मैंने कहा आयोनाइजेशन जब हम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मौजूद है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके साथ हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उसको हम जैसे कि वैसे ही लिख लेंगे। तो क्या बचेगा आपका NiNH3/6, ठीक है। अभी आपको चार्ज अगर मालूम नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। प्लस कौन अलग हो जाएगी यहाँ से, 2Cl अलग हो जाएगी। क्या अलग हो जाएगी यहाँ से, ये 2Cl जो काउंटर आयन मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद था वो क्या हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या अलग हो गए हमारे 2Cl माइनस यहाँ से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। देखो Cl कितने अलग हुए हैं, 2Cl यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है। तो जितने वहाँ से काउंटर आयन निकले, जितने Cl वहाँ से निकले हैं, तो उसी का अपोजिट चार्ज हमारे कॉम्प्लेक्स पर होगा, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसका अपोजिट चार्ज वहाँ होगा। तो यहाँ Cl कितने निकले, 2Cl माइनस वाले निकले, तो 2 प्लस चार्ज हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, ठीक है। ये बात याद रखें आप, जितने भी काउंटर आयन निकलेंगे तो उसका अपोजिट चार्ज जो है हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा। ये लिखने का एक तरीका है। तो 2Cl माइनस आयन यहाँ से निकले थे, तो एक Cl पे -1 तो 2 पर -2, तो उसकी वजह से हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आया है बताइए, +2 चार्ज आया है, ठीक है। तो ये जो चार्ज आया है वो +2 किस वजह से आया, 2Cl की वजह से आया है, ठीक है। अब बताइए इन्होंने एक तो हमने इसका आयोनाइजेशन कर दिए हैं, दूसरा इन्होंने कहा कि बता इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ होती है इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो यही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। और काउंटर आयन, मैंने कहा कि काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होता है जिसका आयोनाइजेशन होता है वही क्या कहलाते हैं, काउंटर आयन कहलाते हैं। तो जो 2Cl यहाँ है वो कौन है, काउंटर आयन है। बोलो समझ में आया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर आयन, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपको आयोनाइजेशन करके आना चाहिए, देखो। और आयोनाइजेशन करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, जो अलग से निकाल लेना है वो कौन है, सिर्फ काउंटर आयन जो है वो उनको अलग निकाल लेना है। जैसे यहाँ 2Cl जो थे काउंटर आयन के तौर पर मौजूद है, तो मैंने 2Cl माइनस आयन वहाँ से आयनाइजेशन करके निकाल लिया हूँ, ठीक है, आयन बनाकर वहाँ से निकाल लिया हूँ। जितने आयन हमने निकाले उसका अपोजिट चार्ज हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या तो माइनस चार्ज होगा, या हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज होता है यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है या तो वो प्लस में होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो वो 0 होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी की बुनियाद पर हम कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हम उसको 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 जमातों में दर्जाबंद कर सकते हैं। सबसे पहली जो इसकी क्लास होती है वो होती है कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज की बुनियाद पर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज की बुनियाद पर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सेस को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 3 क्लासेस में क्लासिफाई कर रहा हूँ। पहली जो क्लास है वो क्या है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। पहली कौन सी क्लास है, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जब
कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन, इसका जो हम इसे कहते हैं कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये वाला पूरा कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हम इसे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसकी अगर यहाँ मिसाल देखें तो यहाँ मेरा चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है, तो मैं इसे क्या कहूँगा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहूँगा। यहाँ बताइए क्या चार्ज है मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, इस ये स्फीयर के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आया है, +2 आया है। तो ये प्लस में है तो ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बताइए ये वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, फिर चार्ज आपको भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आपको चार्ज नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हम इसके ऊपर चार्ज कैसे मालूम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका आयोनाइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका आयोनाइजेशन करके देखिए, क्योंकि यहाँ काउंटर आयन मौजूद है तो काउंटर आयन की वजह से आपको चार्ज नजर नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नजर नहीं आ रहा है। तो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज किस तरह से मालूम करेंगे, हम इसका आयोनाइजेशन करेंगे। तो चलिए इसका आयोनाइजेशन करिए, तो ये हो जाएगा आपका CO NH3/5 Cl SO4। ठीक है, जब मैं इसका आयोनाइजेशन करूँगा तो क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो जैसी की वैसी ही रहेगी, वो जैसी की वैसी ही रहेगी, उसके साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, CO NH3/5 Cl। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है वो आपको मालूम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो SO4 यहाँ से कौन अलग होगा, SO4 अलग हो जाएगा, और SO4 पर तो चार्ज आपको मालूम है, इससे पहले बताया, सल्फेटो, सल्फेटो जो होता है, सल्फेटो जो लिगेंड होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो -2 चार्ज वाला यहाँ से अलग हो गया है, काउंटर आयन यहाँ से -2 वाला अलग हो गया है, तो उसका अपोजिट चार्ज क्या होगा, हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आएगा। तो बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, +2, क्योंकि जो अलग हुआ है काउंटर आयन उसके ऊपर -2 चार्ज था, तो उसकी वजह से हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कितना आएगा, +2। तो बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायोनिक है। क्यों, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आया है, +2 चार्ज आया है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज अगर आपको नजर नहीं आ रहा है काउंटर आयन की वजह से, तो आप क्या करो, आयनाइजेशन करो। तो जो काउंटर आयन पर चार्ज होगा उसका अपोजिट चार्ज हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा। ठीक है, तो SO4 पे चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो उसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना होगा, +2 चार्ज होगा, और उसी +2 की वजह से हम इस कॉम्प्लेक्स को, पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहने वाले हैं, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं कि एनायोनिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। देखिए एनायोनिक कॉम्प्लेक्स ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज मौजूद हो, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज मौजूद हो। कौन सा चार्ज मौजूद हो, माइनस चार्ज मौजूद हो, निगेटिव चार्ज उसके ऊपर मौजूद हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम एनायोनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये काय की एग्जांपल हो गई है, एनायोनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल हो गई है। अब जरा नीचे का कॉम्प्लेक्स देखें आप, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ काउंटर आयन मौजूद है। तो काउंटर आयन मौजूद होने की वजह से आपको चार्ज नजर नहीं आ रहा है। तो कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, कैसे पहचानेंगे। देखिए काउंटर आयन कौन है, पोटाशियम यहाँ काउंटर आयन है ना। तो 3 पोटेशियम यहाँ मौजूद है, हर पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1। हर पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1। तो 3 पोटेशियम पे चार्ज कितना हो गया, +3। तो +3 यहाँ काउंटर आयन मौजूद है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मौजूद है, तो ये कौन है, काउंटर आयन है। ठीक है, ये काउंटर आयन है, तो ये +3 चार्ज वाले काउंटर आयन हो गए। तो उसका अपोजिट चार्ज हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आएगा, तो उसका अपोजिट चार्ज कितना होगा, -3, है ना। क्या होगा इसका चार्ज, -3 इसके ऊपर चार्ज होगा। तो ये हो गया एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। इसका आयनाइजेशन करके देखो, आयनाइजेशन करो। ये मेरा कॉम्प्लेक्स है K3FeCN/6। ठीक है, इसका आयनाइजेशन करो। तो मैंने कहा आयनाइजेशन जब हम करते हैं तो सिर्फ काउंटर आयन का ही आयनाइजेशन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयनाइजेशन नहीं होता है। तो 3K यहाँ से निकल जाएगी बाहर, तो ये 3K प्लस चार्ज बनकर निकल गए यहाँ से,
प्लस क्या अलग हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा FeCN/6। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, काउंटर आयन का अपोजिट, 3 काउंटर आयन थे प्लस चार्ज वाले, तो उसका अपोजिट 3 माइनस चार्ज, तो ये 3 माइनस चार्ज हमने लिख लिया। तो देखो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, बताइए कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, -3 चार्ज जा रहा है, इसलिए हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स किसे हम कहेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज मौजूद ना हो, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखें आप, यहाँ जो है सिस्प्लेटिन नाम का, जो इससे पहले बताया हूँ बहुत बार हम इसको देखें, तो ये सिस्प्लेटिन जो है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, ठीक है, PTNH3/2Cl2 ये कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है। अब बताइए यहाँ काउंटर कॉम्प्लेक्स जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। यहाँ काउंटर आयन भी नहीं है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि छुपा हुआ है, ठीक है, ये कोई चार्ज नज़र ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है हमारा, ठीक है। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नीचे देखें आप, नीचे ये वाला कॉम्प्लेक्स देखें, ना यहाँ काउंटर आयन है और ना ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। चलो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पहचानने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, तो क्योंकि हम स्मार्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्मार्ट केमिस्ट्री मतलब एकदम स्मार्ट रहेगा यहाँ वर्क, कोई हार्ड वर्क हमको करना नहीं है, स्मार्ट वर्क हमको करना है। तो क्या एक जो है इसका ट्रिक क्या है, देखिए अगर काउंटर आयन आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, काउंटर आयन कहाँ है, काउंटर आयन को देखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो एंटिटी होती है, तो वो काउंटर आयन जो है आपके कौन से हाथ की तरफ है, सीधे हाथ की तरफ है या उल्टे हाथ की तरफ है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर काउंटर आयन अगर सीधे हाथ उल्टे हाथ की तरफ है, कौन से हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में अगर काउंटर आयन मौजूद हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ यही देख लीजिए आप, यहाँ मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो काउंटर आयन है वो कहाँ है, उल्टे हाथ की तरफ है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से उल्टे हाथ की तरफ काउंटर आयन मौजूद है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बताइए, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर काउंटर आयन सीधे हाथ की तरफ मौजूद है, काउंटर आयन कहाँ मौजूद है, सीधे हाथ की तरफ मौजूद, जैसे यहाँ देखें आप, यहाँ देखो, इस कॉम्प्लेक्स में देखो, इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कहाँ है, ये काउंटर आयन कहाँ है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सीधे हाथ की तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड पर हमारा काउंटर आयन मौजूद है। तो जब राइट हैंड साइड पर काउंटर आयन मौजूद होता है, इसे हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक, इसे हम क्या कहेंगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। आयनाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट आप देख कर ही पहचान सकते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ अगर आपको काउंटर आयन नजर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स है, हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। और अगर कोई काउंटर आयन नजर ही नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ देखें आप, ये पूरे दोनों कॉम्प्लेक्स में देखें, यहाँ कोई हमको काउंटर आयन नज़र नहीं आ रहा है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देखो ना इसके सीधे हाथ की तरफ कोई जो है काउंटर आयन है और ना ही उल्टे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ही काउंटर आयन मौजूद ही नहीं है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस को मैं क्या कहूँगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में कहूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इस्तेमाल की जाती है वो है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं, या हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। देखिए ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंट्रल मेटल आयन से सेम किस्म के लिगेंड मौजूद जुड़े हुए हो, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ऐसा कॉम्प्लेक्स
जिनमें सेंट्रल मेटल आयन से सेम किस्म के लिगेंड जुड़े हुए हो, यानी अगर NH3 है तो सबके सब NH3 हो, अगर H2O हो तो सबके सब H2O ही लिगेंड के तौर पर जुड़े हुए हो, अगर Cl है तो सबके सब Cl ही जो है लिगेंड के तौर पर मौजूद हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे यहाँ देखें आप, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है, CONH3/6+3, यहाँ देखें कि सेंट्रल मेटल आयन यानी कोबाल्ट से कौन जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़े हुए हैं, ठीक है, लिगेंड के तौर पर कौन जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और कोई लिगेंड यहाँ मौजूद है क्या, इसके अलावा NH3 के अलावा नहीं, सबके सब NH3, 6 के 6 NH3 यहाँ मौजूद हैं। तो मैं कहूँगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि सेम किस्म के लिगेंड, यकसा लिगेंड जो है यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें FeCN/6, तो यहाँ भी जो Cn है सबके सब सेम है, ठीक है, इसके अलावा Cn के अलावा कोई और लिगेंड यहाँ मौजूद नहीं है। 6 के 6 Cn यहाँ मौजूद हैं, Fe से जुड़े हुए, सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए 6 के 6 लिगेंड जो है वो सेम है, Cn है, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ देखिए आप, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही देखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर तो काउंटर आयन होता है, मैं लिगेंड की बात कर रहा हूँ, लिगेंड अगर सेम हो तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इथिलीन डायमीन है, ठीक है, और तीनों के तीनों जो लिगेंड है वो तीनों के तीनों लिगेंड सेम है, तीनों के तीनों लिगेंड इथिलीन डायमीन है, तो कोबाल्ट से तीनों के तीनों सेम किस्म के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये वाला भी कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कैसे कहते हैं। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनमें सेंट्रल मेटल आयन से डिफरेंट किस्म के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिगेंड उससे जुड़े हुए होते हैं, यानी अगर NH3 है तो उसके साथ साथ H2O भी होगा या Cl भी उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ देखें आप, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें प्लेटिनम से कौन जुड़ा हुआ है, NH3 के साथ साथ Cl भी लिगेंड के तौर पर मौजूद है ना, प्लेटिनम में NH3 के साथ साथ कौन मौजूद है, Cl भी मौजूद है, तो NH3 एक किस्म का लिगेंड है, Cl दूसरे किस्म का लिगेंड है, तो दो अलग अलग किस्म के लिगेंड यहाँ मौजूद है, इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, मेरा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अगर अलग अलग किस्म के लिगेंड मौजूद है तो क्या कहूँगा मैं, उसे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ देखें आप, यहाँ NH3 भी मौजूद है और Cl भी यहाँ मौजूद है, तो दो अलग अलग किस्म के लिगेंड मौजूद होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स अगर सेम किस्म के लिगेंड मौजूद हैं तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और डिफरेंट किस्म के लिगेंड मौजूद है, दो मुख्तलिफ या दो से ज़्यादा जो है अलग अलग किस्म के लिगेंड मौजूद हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को भी मैं क्या कहूँगा, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहूँगा। बहुत ही सिंपल सी ये डेफिनेशन थी, बहुत ही सिंपल सी ये टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। क्या समझना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन से कितने डोनर आइटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, कितने डोनर आइटम जुड़े हुए हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं, तो वो डोनर एटम की तादाद को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। वही डोनर एटम के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेरा जो कोबाल्ट था, जो सेंट्रल मेटल आयन है, इस सेंट्रल मेटल आयन से 6 मोनोडेंटेड लिगेंड मौजूद है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, NH3 भी मोनोडेंटेड है और Cl भी मोनोडेंटेड है, और NH3 टोटल कितने हैं, 4, और Cl कितने टोटल, 2, तो टोटल मिला के लिगेंड कितने हो गए, 6 लिगेंड टोटल मिलाकर हो गए, 4 NH3 हैं और 2 Cl है, टोटल में मिलाकर लिगेंड कितने हो गए हैं, 6 लिगेंड यहाँ हुए हैं। और हर लिगेंड के पास डोनर एटम कितना है, 1, क्योंकि ये सबके सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो हर जो है लिगेंड के पास एक जो है डोनर एटम है, तो 6 लिगेंड के पास कितने डोनर एटम हो गए, 6 डोनर एटम हो गए, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम कितने हैं, 6 डोनर एटम है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम शॉर्टकट में, ठीक है, शॉर्टकट ही करते हैं हम हमेशा, तो शॉर्टकट में हम इसे क्या लिखते हैं, Cn, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6,
क्यों? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन जो डोनर एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन से, वो कितने जुड़े हुए हैं? 6 डोनर एटम जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा आप नीचे का जो है एग्जांपल को देखें, ये वाली एग्जांपल को आप देखें, ठीक है। यहाँ सेंट्रल मेटल आयन से यानी Fe से बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सिलेटो लिगेंड है ना। प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि ऑक्सिलेटो जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और बाइडेंटेड जो लिगेंड होते हैं उसमें हर एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम होते हैं। हर लिगेंड के पास कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम होते हैं। तो बताइए ऑक्सिलेटो जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, और कितने हैं टोटल ये ऑक्सिलेटो? 3 ऑक्सिलेटो यहाँ मौजूद है, और हर ऑक्सिलेटो पर के पास 2 डोनर एटम है। तो 3 ऑक्सिलेटो के पास कितने डोनर एटम हो गए? 6 डोनर एटम हो गए, है ना। तो यहाँ अगर आप देखें तो लिगेंड तो 3 ही है, लेकिन डोनर एटम कितने? टोटल 6 डोनर एटम है। एक बाइडेंटेड लिगेंड के पास 2 डोनर एटम, तो 3 के पास 6 डोनर एटम। तो यहाँ जो डोनर एटम मेरे सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े हुए हैं वो कितने हैं? 6 डोनर एटम है। तो यहाँ भी मेरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है नज़र आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोनर एटम 6 जुड़े हुए हैं। चलो ज़रा नीचे देखें, नीचे का जो कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर आप देखें तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है, और बाइडेंटेड जब लिगेंड मौजूद होता है तो एक लिगेंड के पास 2 डोनर एटम होते हैं। तो कितने बाइडेंटेड लिगेंड मौजूद है? ये इथिलीन डायमीन है। कौन है ये? इथिलीन डायमीन, बताया था ना आपको। तो ये इथिलीन डायमीन है। कितने हैं? 3 है। तो हर इथिलीन डायमीन के पास 2 डोनर एटम है, तो 3 इथिलीन डायमीन के पास 6 डोनर एटम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट से कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं? 6 डोनर एटम जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बताइए, 6 हो जाएगा। चलो बात समझ में आई है। चलिए इसका ये एक और एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसका निकाल के देखें। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ, PtNH3/2 Cl2। बताइए इसका इस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए। देखिए कौन है यहाँ? सबके सब मोनोडेंटेड लिगेंड है ना, सबके सब कैसे हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड है ना। और कितने हैं NH3? कितने हैं? 2 NH3 हैं। और Cl कितने हैं? 2 Cl है। टोटल मिला के कितने हो गए? 4 मोनोडेंटेड लिगेंड के पास डोनर एटम कितने हो गए? 4 ही हो गए, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो 4 लिगेंड के पास 4 जो है डोनर एटम हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्योंकि कितने जुड़े हुए हैं यहाँ लिगेंड के जो कितने डोनर एटम जुड़े हुए हैं? 4 डोनर एटम जुड़े हुए हैं। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहाँ हमने पढ़ लिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी टर्म्स बताया था उनको थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही थोड़ा शॉर्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें बताया हूँ, तो मैंने कहा आपको कि जो कोऑर्डिनेशन, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसे हम क्या कहते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, इस पूरी चीज़ को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम कहेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी लिखी हुई होती है इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो मेटल आयन होता है इसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था इसमें हमने पढ़ा है कि जो मेटल एटम होता है जिससे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल आयन से जो चीज़ जुड़ी हुई होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं लिगेंड। तो यहाँ लिगेंड कितने हैं? 4 लिगेंड यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लिगेंड। ठीक है, अब ये जो चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होता है इसे हम क्या कहते हैं? चार्ज नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चार्ज नंबर कहते हैं। ठीक है, अच्छा,
कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने कहते हैं? जितने डोनर एटम जुड़े हुए होते हैं। बताओ यहाँ डोनर एटम कितने हैं? NH3 4 है, एक NH3 के पास एक डोनर एटम, तो 4 NH3 के पास 4 डोनर एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बताइए? इसका 4 मेरा नंबर हो गया। ठीक है, तो ये मैंने अभी तक आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी थी कि चार्ज नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, इसी तरह से लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं, ये सब आपको मैंने समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अब बहुत एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट। अब देखो डबल सॉल्ट अगर आपको समझना है तो इससे पहले मैंने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था उसके अंदर एक बात बताया था कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन करने पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है, यानी इसके जितने जो एटम्स मौजूद है, जितने आयंस वहाँ मौजूद है, सबके सब नहीं टूटते हैं, सिर्फ काउंटर आयन ही टूटते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया हूँ कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अभी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक है CO NH3/6 Cl3। इसका आयनाइजेशन आप करके बताएं तो क्या अलग हो जाएगा यहाँ से? कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो जैसे कि वैसा अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CO NH3/6। चार्ज कितना आएगा? 3 Cl है तो 3 Cl की वजह से इसका चार्ज आएगा 3+, और 3 Cl यहाँ से अलग हो गए। बताओ जितने यहाँ को ये इस कॉम्प्लेक्स में, ये वाले कॉम्प्लेक्स में मेरे इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट भी है, इस कॉम्प्लेक्स में NH3 भी है, इस कॉम्प्लेक्स में Cl भी है। लेकिन जब मैंने इसका आयोनाइजेशन किया तो कौन सा आयन अलग हुआ? सिर्फ अलग कौन हुआ? सिर्फ और सिर्फ कौन अलग हुआ? यहाँ से Cl आयन ही अलग हुआ है, क्लोराइड आयन, माइनस चार्ज वाला है। ठीक है, तो यहाँ क्लोराइड आयन ही यहाँ क्या हुआ है? अलग हुआ है, काउंटर आयन ही यहाँ से अलग हुआ है ना। तो हम ये कहेंगे कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन किया जाता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरी तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, सॉल्वेंट में हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जैसा कि वैसा ही मौजूद होता है, यानी कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, अपनी शनाख्त नहीं खोता है, वो सॉल्वेंट में जैसा कि वैसा ही मौजूद रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। अब देखिए डबल सॉल्ट ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जब इनका आयोनाइजेशन किया जाता है तो इसमें मौजूद जितने भी आयन होते हैं तमाम के तमाम आयन का आयोनाइजेशन हो जाता है, सबके सब आयन पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका आयोनाइजेशन करने पर तमाम के तमाम आयन, जितने भी आयन यहाँ मौजूद है, सबके सब आयन का आयोनाइजेशन हो जाता है, सबके सब आयन पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मेरा यहाँ डबल सॉल्ट लिखा हुआ है। इस डबल सॉल्ट का नाम है कार्नेलाइट। क्या नाम है इसका? कार्नेलाइट। बताइए कार्नेलाइट का फार्मूला क्या है? KCl + MgCl2 KCl.MgCl2.6H2O, ये हाइड्रस फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्ट है मेरा, इस सॉल्ट का अगर आपने आयोनाइजेशन किया, इस सॉल्ट का आपने क्या किया है? आयोनाइजेशन अगर किया तो इसमें जितने भी आयन थे, देखो यहाँ कौन है? यहाँ पोटेशियम है, तो पोटेशियम यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया K+ अलग हो जाएगा। और कौन है यहाँ? यहाँ Cl भी मौजूद है। टोटल Cl कितने हैं? एक Cl यहाँ मौजूद है और 2 Cl यहाँ मौजूद है। टोटल कितने Cl यहाँ मौजूद है? 3 Cl यहाँ मौजूद है। तो 3 Cl माइनस मतलब 3 Cl माइनस भी यहाँ से क्या हो जाएंगे? क्लोराइड आयन भी यहाँ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, और कौन सा आयन यहाँ मौजूद है बताइए? यहाँ मैग्नीशियम जो है, ये भी मेटल आयन यहाँ मौजूद है, तो मैग्नीशियम भी जो है आयन के फॉर्म में अलग हो जाएगा, इसका भी आयोनाइजेशन हो जाएगा। तो Mg+2, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है तो मैग्नीशियम भी यहाँ +2 चार्ज में जो है अलग हो जाएगा। अब जो H2O था वो एक्वस फॉर्म में मौजूद रहेगी, मतलब यहाँ जो ये सबके सब जो है एक्वस फॉर्म में, मतलब सॉल्वेंट के फॉर्म में इनका आयोनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कार्नेलाइट में अगर आप देखेंगे, इस डबल सॉल्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी आयन थे, जितने भी आयन यहाँ मौजूद थे, सबके सब आयन का आयोनाइजेशन हो गया है।
सबके सब आयन का क्या हो गया है, आयोनाइजेशन हो गया है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, सबके सब आयन का आयोनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन डबल सॉल्ट के अंदर क्या होता है, सब आयन का आयोनाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स था, जो मेरा कंपाउंड था, वो कंपाउंड अब जो है उसकी ओरिजिनल हालत में नहीं रहा है ना। उसने अपने आइडेंटिटी को पूरी तरह से खो दिया है। जो कार्नेलाइट था, अब उसके जो कार्नेलाइट के अंदर जो KCl MgCl2 था, अब वो वैसा नहीं रहा है। अब उसके अंदर पूरी तरह से आयोनाइज हो गया, उसके आयंस K अलग हो गया है, Mg+2 अलग हो गया है, Cl अलग हो गया है। मतलब अब जो सॉल्ट है वो उसकी ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया है, खो दिया है। तो डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका आयोनाइजेशन करने पर वो अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, क्योंकि वो पूरे आयन आयोनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, डबल सॉल्ट कहते हैं। जरा जो नीचे कॉम्प्लेक्स मोहर सॉल्ट आपको नजर आ रहा है, इसका आयोनाइजेशन आप करके बता सकते हैं, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए मोहर सॉल्ट का आयोनाइजेशन हम करते हैं। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है FeSO4 NH4/2SO4 और 6H2। ये पूछा जाता है कि कार्नेलाइट का जो है फार्मूला लिखिए या मोहर सॉल्ट का फार्मूला लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको फार्मूले याद रखना है। तो मोहर सॉल्ट का फार्मूला क्या है, FeSO4.NH4/SO4.6H2O। चलिए इसका आयनाइजेशन करेंगे तो क्या अलग हो जाएगा, यहाँ जो Fe है ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। Fe+2 चार्ज वाला है क्योंकि SO4 जुड़ा हुआ है इससे, तो Fe अलग हो जाएगा, यहाँ से Fe+2 चार्ज में अलग हो जाएगा, ठीक है। और कौन अलग हो जाएगा, SO4 यहाँ से अलग हो जाएगा। बताइए SO4 कितने हैं, यहाँ एक ही SO4 है और एक ही SO4, टोटल SO4 कितने हैं, 2। तो 2 SO4 यहाँ से माइनस चार्ज में अलग हो जाएगी, तो 2 SO4-2 चार्ज वाले अलग हो जाएंगे। और कौन अलग हो जाएगा यहाँ से, ये अमोनियम आयन। देखिए ये जो अमोनियम आयन है यहाँ मौजूद NH4, वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अमोनियम आयन पर चार्ज कितना होता है, +1, ठीक है। तो वो भी वहाँ से अलग हो जाएगा। कितने अमोनियम आयन है, 2 अमोनियम, NH4 ट्वाइस है तो 2 अमोनियम आयन मौजूद है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, वहाँ से आयनाइजेशन हो जाएगा। यह हो जाएगा NH ट्वाइस मतलब 2 NH4 प्लस चार्ज वाले भी यहाँ से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। और सबके सभी एक्वस फॉर्म में अलग हो गए, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं, आयनाइजेशन कर रहे हैं। तो सबके सब एक्वस फॉर्म में आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका आयनाइजेशन करने पर उनके तमाम के तमाम आयन का आयनाइजेशन हो जाता है और वो कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी खो देता है, वो कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी खो देता है। जो नीचे पोटाश एलम लिखा हुआ है, इसका आयनाइजेशन आपको करके बताना है, ठीक है। पूरे के पूरे जो आयन से सबका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो जो पोटाश एलम है, इसका आयनाइजेशन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजी बताया हो, ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो ऐसा समझिए कि पूरा लेक्चर आपको, जो आगे का पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।